अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ए लेवल्स का मई जून 2006 का पेपर टू क्वेश्चन 3 डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन में दो चैप्टर्स अप्लाई हो रहे हैं, एक डिसीजन मेकिंग और एक सीवीपी एनालिसिस। तो चलें जी, इस सवाल को डिस्कस करते हैं। सवाल में लिखा हुआ है, हॉय पोलॉय पीएलसी मेक्स 3 टाइप्स ऑफ फाइलिंग कैबिनेट, 4 ड्रॉर, 3 ड्रॉर एंड 2 ड्रॉर. The business uses general purpose machines which are equally suitable to be used in the manufacture of all three products. Data for the year ended 30th April 2005 was as follows. और आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, टोटल सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है और प्रॉफिट या लॉस है। It had been proposed that the 3 drawer cabinet be discontinued as it was making a loss. जो 3 ड्रॉर्स वाले कैबिनेट्स है वो क्योंकि 12,000 और 600 का लॉस बना रहे हैं, लॉस आ रहा है, तो ये सजेस्ट किया गया कि इसको डिसकंटिन्यू किया जाए। ए पार्ट में लिखता है, स्टेट वेदर दिस प्रपोजल शुड हैव बीन एग्रीड गिविंग योर आंसर। क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं, आप अपने आंसर के साथ इसको जस्टिफाई करें। अब देखें, एज अ जनरल रूल आप ये याद रखिएगा कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन जो है ना वो पॉजिटिव है, अगर किसी भी प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन जो है ना उसका आंसर पॉजिटिव है, तो आप उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू नहीं करते हो। तो इस हिसाब से अगर हम चलें तो देखिए, 3 ड्रॉर्स कैबिनेट के सेल्स रेवेन्यू 123,900 है और वेरिएबल कॉस्ट 88,500 है। सो 123,900 माइनस 88,500, सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट 35,400 का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा है। कभी भी अगर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा होता है तो उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू नहीं करते। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो मेरा आंसर नो होगा। दूसरा, इसको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन अगर करूं तो आप देखें कि अभी एज ऑफ नाउ कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट होगा वो कैसे आएगा। यानी कि अगर हम टोटल्स करें, देखें 4 ड्रॉर वाले कैबिनेट जो है उसका सेल्स रेवेन्यू 410,400 है। 3 ड्रॉर्स वाले कैबिनेट का सेल्स रेवेन्यू 123,900 है। और 2 ड्रॉर्स वाले कैबिनेट्स का जो सेल्स रेवेन्यू वो 427,500 है, विच मीन्स के कंपनी का टोटल रेवेन्यू 961,800 है। 961,800। अच्छा, कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 304,000, उसके बाद 88,500, उसके बाद 285,000, यानी कि 677,500 कंपनी की टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। 677,500। तो अगर मैं सेल्स रेवेन्यू में से सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता हूँ, ये चले जो सवाल में फॉर्मेट दिया हुआ है उसी पे चलते हैं। अगर हम फिक्स कॉस्ट भी साथ ही माइनस कर दें प्रॉफिट पर आने के लिए, फिक्स कॉस्ट कितनी है? 98,000, 48,000 और 135,000, यानी कि फिक्स कॉस्ट 281,000, 281,000। तो कंपनी का ओवरऑल जो प्रॉफिट आ रहा है ना वो है 961800 लेस 677,500 लेस 281,000। कंपनी को अभी 3,300 का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, ये आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि आप बोलो कि 8,400 का मुझे 4 ड्रॉर्स पर प्रॉफिट हो रहा है, माइनस 1 to 600 का लॉस हो रहा है 3 ड्रॉर्स पर, और प्लस 7,500 का प्रॉफिट हो रहा है 2 ड्रॉर्स पर। तो इस तरह से भी आपका 3,300 आता है, यानी कि अगर मैं इन तीनों को ऐड करता तो भी मैं 3,300 पर आता। ये तो कंपनी की करंट सिचुएशन है। अब जरा गौर से सुनिएगा, अगर आप 3 ड्रॉर्स वाले कैबिनेट्स को डिसकंटिन्यू करोगे तो इससे आने वाला सेल रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा और इस पे लगने वाली वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो इनकर नहीं होगी। तो अगर ऐसा होगा तो कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करने हम जाएंगे, कंपनी का जो सेल्स रेवेन्यू होगा अब वो हो जाएगा 410,400 और 427,500। जस्ट दो वैल्यूज होंगी, विच इज 837,900, 837,900। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट में कंपनी की 304,000 की एक वेरिएबल कॉस्ट होगी और 285,000 की एक वेरिएबल कॉस्ट होगी, विच इज 589,000, 589,000। जहां तक बात आती है फिक्स कॉस्ट की, ये एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट थी, स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट नहीं थी। स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है कोई ऐसी फिक्स कॉस्ट जो कोई प्रोडक्ट बनाने की वजह से अराइज हुई हो।
एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट का मतलब ये है कि इतनी टोटल फिक्स कॉस्ट थी, वो तीन हिस्सों में बट रही थी। एक फिक्स कॉस्ट थी जो तीन प्रोडक्ट्स में मैं बांट रहा था। अगर एक प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करूंगा तो एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट रिड्यूस, खत्म, कम नहीं होगी। यानी कि कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट होगी वो अगर पहले 281,000 थी तो वो अभी भी 281,000 ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि थ्री ड्रॉर्स वाले कैबिनेट की जो फिक्स कॉस्ट 48,000 थी वो कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो अगर कंपनी थ्री ड्रॉर्स को डिसकंटिन्यू करती है तो उसका प्रॉफिट 837,900 का रेवेन्यू माइनस 589,000 की वेरिएबल कॉस्ट माइनस 281,000 की फिक्स कॉस्ट, वो लॉसेस में आ जाएगी। 32,100 के लॉसेस में कंपनी आ जाएगी। ठीक है जी। ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा इसलिए होता है बेटा, क्योंकि कंपनी की जो 48,000 की फिक्स कॉस्ट थी वो कम नहीं हो रही है। पहले जब आप थ्री ड्रॉर्स कैबिनेट बेच रहे थे तो उसमें हो ये रहा था कि उसकी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव थी, तो कुछ हद तक फिक्स कॉस्ट की कवरेज वहां से हो जाती थी। तो आपका पहले पार्ट का जो आंसर होना चाहिए, स्टेट वेदर दिस प्रपोजल शुड हैव बीन एग्रीड गिविंग योर आंसर्स, तो आपका आंसर होगा नो। हमें थ्री ड्रॉर्स के कैबिनेट को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। उसकी मेन रीजन ये है कि उसकी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है। अगर किसी प्रोडक्ट की कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होती है उस सिनेरियो में अमूमन आमतौर पर हम उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम डिसकंटिन्यू करेंगे तो हमें उससे रेलिवेंट फिक्स कॉस्ट तो पे करनी ही करनी है। जबकि कंट्रीब्यूशन में जो 35,400 की वैल्यू थी वो अब जनरेट नहीं हो रही होगी, उससे कम जनरेट हो रही होगी। ठीक है। तो ये इसकी एक एक्सप्लेनेशन है। दूसरा, अगर आप देखें कि करंटली आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी बन रही थी। देखिए आप अगर तीनों प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, आप अगर तीनों प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं यानी कि इस सिनेरियो में आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी है, 961,800 माइनस 677,500, तो आपकी कंट्रीब्यूशन है 284,300। 284,300 और इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस हो रही है 281,000 की, और आप आ रहे हो 3,300 के प्रॉफिट्स पर। अगर आप थ्री डॉट्स को डिसकंटिन्यू कर दोगे तो 837,900 माइनस 589,000, यानी कि आपकी कंट्रीब्यूशन जो है वो अब चली जाएगी 248,900 पर, 248,900 पर। विच मीन्स कि क्या हो रहा है कि आपकी कंट्रीब्यूशन रिड्यूस हो रही है। कितने से रिड्यूस हो रही है? अगर आप देखते हो 284,300 और 248,900, तो आप देखो कि आपकी कंट्रीब्यूशन 35,400 से ही रिड्यूस हो रही है, जो ये ऊपर वाली वैल्यू थी, क्योंकि अब वो प्रोडक्ट ही नहीं है। लेकिन माइनस होने वाली वैल्यू या फिक्स कॉस्ट वाली वैल्यू अभी भी 281,000 है। और अगर ये अभी भी 281,000 है तो ये 32,100 पर आ गया, यानी कि लॉसेस में आ गया। तो आप डिसकंटिन्यू नहीं करोगे जब तक कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है। आपके लिए वो फायदेमंद चीज है। वो आपकी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होने की वजह से ज्यादा वाली वैल्यू में से पहले सेम फिक्स कॉस्ट माइनस हो रही थी। अब प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कर दिया जिसकी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थी, तो कम वाली कंट्रीब्यूशन में से सेम फिक्स कॉस्ट माइनस हो रही है, तो आपके प्रॉफिट्स में कमी या लॉसेस में आप जा सकते हो। सेकेंड पार्ट है सेल्स एंड कॉस्ट डेटा फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2006 वेयर एज फॉलोज। 4 डॉट 3 डॉट और 2 डॉट का कुछ डेटा दिया हुआ है। रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। अच्छा, इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है? सेल्स के यूनिट्स है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, वेरिएबल ओवरहेड्स है, यूनिट कंट्रीब्यूशन, एक यूनिट से आने वाली कंट्रीब्यूशन, मशीन आवर्स पर यूनिट 0.5, मशीन ऑपरेटर्स आर पेड $10 पर आवर, एलोकेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हम एक वर्किंग कर लेते हैं। देखिए मशीन जो है लेट से 4 ड्रॉर्स पर आधा घंटा 0.5 आवर्स काम करती है, और एक घंटे के मशीन ऑपरेटर्स की जो कॉस्ट है वो 10 है। तो इसका मतलब 4 ड्रॉर्स बनाने के लिए 10 इंटू 0.5, यानी कि $5 का मशीन ऑपरेटर्स का खर्चा होगा। अच्छा, थ्री ड्रॉर्स के लिए अगेन 0.5 आवर्स लगते हैं, और एक घंटे के 10 की पेमेंट है, तो $5 का मशीन ऑपरेटर्स का खर्चा थ्री ड्रॉर्स बनाने के लिए लगता है। टू ड्रॉर्स के लिए 10 इंटू 0.4 यानी कि $4 का खर्चा लगता है। इसके बाद आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट ढूंढनी है। अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे ढूंढ सकते हैं? हमें नजर आ रहा है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन की इंफॉर्मेशन है। देखिए आपको ये पता होगा कि सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करते हैं तो आ जाता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेलिंग प्राइस में से हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर देते हैं तो आ जाता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब हमें सेलिंग प्राइस ढूंढनी है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाएगी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट
प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के। इसका मतलब ये हो गया कि लेट से अगर हम 4 रॉड्स की वर्किंग करें, अगर हम 4 रॉड्स की वर्किंग करें तो हमारी जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 4 रॉड्स की वो कितनी है, यूनिट कंट्रीब्यूशन दी हुई है 7। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, रॉ मटेरियल की 12 है, वेरिएबल ओवरहेड्स 3 है, और इसके अलावा मशीन ऑपरेटर की जो कॉस्ट है जो अभी अभी हमने कैलकुलेट करी वो 5 है। तो जो 4 रॉड्स की सेलिंग प्राइस है वो होगी 7 + 12 + 3 + 5 विच इज 27। ठीक है जी, 27 आ रही होगी। अच्छा जी, इसी तरह से अगर हम 3 रॉड्स की बात करें तो 3 रॉड्स की कंट्रीब्यूशन कितनी है 6, इसकी मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 8, इसकी वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट कितनी है 2, और इसके मशीन ऑपरेटर्स की कॉस्ट है 5। सो 6 + 8 + 2 + 5 इज 21। ठीक है। इसी तरह से हम 2 ड्रॉर्स की बात करते हैं। तो 2 ड्रॉर्स पर आपके पास जो कंट्रीब्यूशन है वो कितनी है 5, आपके पास जो मटेरियल की कॉस्ट है वो कितनी है 4, आपके पास जो वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट है वो कितनी है 2, और आपके पास जो मशीन ऑपरेटर्स की कॉस्ट है वो कितनी है 4। सो आप इसको ऐड अगर करते हो 5 + 4 + 2 + 4 तो ये आ जाता है आपका 15। ठीक है जी। तो इस तरह से आपकी ये कॉस्ट जो सेलिंग प्राइसेस है वो कैलकुलेट हो रही हैं। फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को ऐड कर रहे हो। ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेटिव सेलिंग प्राइस पर यूनिट वाला पार्ट हो गया, 27, 21 और 15। अगला पार्ट है कैलकुलेट फॉर ईच प्रोडक्ट द ब्रेक इवन पॉइंट इन बोथ यूनिट्स एंड सेल्स वैल्यू। ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है यूनिट्स में भी और सेल्स वैल्यू में भी। ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता था, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। अगर मुझे कैलकुलेट करना हो, अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैलकुलेट करना हो तो हम फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते हैं। तो 4 रॉड्स के केस में फिक्स कॉस्ट हमारी 98,000 है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो कि 7 है। 98,000 डिवाइडेड बाय 7 विच इज 14,000 यूनिट्स। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज, उससे ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू भी पूछा। अगर कभी आपसे ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू पूछा जाता है तो आप ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स जो है वो 4 रॉड्स का 14,000 है। एक यूनिट की सेलिंग प्राइस आपने पार्ट नंबर बी में कैलकुलेट की थी 4 रॉड्स की 27। यहाँ पर ये जो 27, 21 और 15 की वर्किंग करी, सो 14,000 इंटू 27 ये बन जाता है 378,000। 378,000। इसी तरह से 3 ड्रॉर्स की बात करते हैं। सो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए फिक्स कॉस्ट विच इज 48,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विच इज 6। 48,000 डिवाइडेड बाय 6 से यूनिट्स आ गए 8,000 यूनिट्स। और अगर इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू पूछा जा रहा है तो 8,000 को हम मल्टीप्लाई करते थे सेलिंग प्राइस से विच इज 21। So 8,000 into 21 is 168,000। और 2 ड्रॉर्स की अगर बात करें तो फिक्स कॉस्ट 135,000 है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है इसकी 5 है। सो 135,000 डिवाइडेड बाय 5 इज 27,000 यूनिट्स, और हर यूनिट की जो सेलिंग प्राइस है वो 15 है। सो 27,000 इंटू 15, 27,000 इंटू 15 इज 405,000। 405,000। ये हमारी जो आंसर्स है हमारे वो आ गए। आंसर्स क्या है, 14,000 यूनिट्स 378,000 का सेल्स रेवेन्यू, 8,000 यूनिट्स 168,000 का सेल्स रेवेन्यू, और 27,000 यूनिट्स और 405,000 का सेल्स रेवेन्यू। ठीक है जी, ये हमारे रेलेवेंट आंसर्स हो जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद इससे अगले पार्ट पर चलते हैं, देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या लिखा हुआ है। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा, अच्छे से कॉपी कर आगे बढ़िएगा। बोलते हैं कैलकुलेट फॉर ईच प्रोडक्ट द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30th अप्रैल 2006। हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट या लॉस बताओ। अगेन आसान काम है
और आसान काम ये है कि अगर हमें पता है कि हम अगर कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस कर दें, अगर हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दें, तो प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। सो अब फोर रॉड्स की बात करते हैं। देखिए, अगर मैं फोर रॉड्स की बात करूं तो फोर रॉड्स के आप 15,000 यूनिट्स बेच रहे हो, एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन है 7। सो 15,000 यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? 15,000 इंटू 7 विच इज 105,000, 105,000। और फोर रॉड्स की जो फिक्स कॉस्ट है वो 98,000 है। सो 98,000 करा इसमें से माइनस। सो 105 माइनस 98 इज 7,000। 7,000 का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है फोर रॉड्स वाले जो आपका प्रोडक्ट है उससे। मैं वापस से रिपीट करूं, 15,000 यूनिट्स हैं, एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन 7 है। सो 7 इंटू 15,000 से 105,000 की टोटल कंट्रीब्यूशन आई, इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करी जो कि 98,000 है। इसी तरह से आपके पास थ्री ड्रॉर्स जो है उसके 6,000 यूनिट्स है, 6,000 यूनिट्स है, एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन 6 है। सो 6,000 इंटू सिक्स इज 36,000, 36,000 की टोटल कंट्रीब्यूशन है। और जो फिक्स कॉस्ट है वो 48,000 है, है। सो 36,000 माइनस 48,000, आपके पास 12,000 का लॉस आ रहा है, 12,000 का लॉस आ रहा है। ठीक है, 12,000 का लॉस आ रहा है। तीसरा जो आपका प्रोडक्ट है उसके 30,000 यूनिट्स आपने बेचे हैं, एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन जो है वो 5 है। सो 30,000 यूनिट्स की हो गई 150,000। 150,000 की जो कंट्रीब्यूशन है इसमें से आपने इसकी 135,000 की फिक्स कॉस्ट को माइनस किया। सो आपके पास 15,000 का प्रॉफिट आएगा। आपके पास 15,000 था, आपके पास 15,000 का प्रॉफिट आएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद टू ट्राई टू इम्प्रूव प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 30th April 2007, it has been suggested that a better quality, more easily work raw material be purchased. This would increase the cost of raw material by 5%. अब हम कर ये रहे हैं कि हम प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। ये अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल 5% महंगा आएगा, पहली चीज। बट विल ऑफर सेविंग्स ऑफ 10% ऑन लेबर, लेकिन इसकी वजह से लेबर की कॉस्ट 10% कम हो जाएगी। जब आप अच्छा रॉ मटेरियल खरीदते हो तो लेबर के लिए वो इजी टू प्रोसेस होता है। सेल्स एंड अदर कॉस्ट विल रिमेन अनचेंज्ड, सेल्स और दूसरी जितनी भी कॉस्ट है वो अनचेंज रहेंगी। Calculate for each product and in total the profit or loss if this suggestion is put into effect. अच्छा, अब देखें यहाँ पर आपके पास रॉ मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड्स और मशीन ऑपरेटर्स की कॉस्ट थी, करेक्ट। देखिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फॉर्मेट बना देता हूँ। हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं? हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स हैं, फोर ड्रॉर, थ्री ड्रॉर्स और टू ड्रॉर्स। अच्छा, इनकी सेलिंग प्राइस लिखेंगे सबसे पहले। सेलिंग प्राइस में से मटेरियल की कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट को और मशीन ऑपरेटर्स की कॉस्ट को कर देंगे माइनस। जब हम ऐसा करेंगे, मैं सिर्फ अभी फॉर्मेट बना रहा हूं, जब हम ऐसा करेंगे कि अगर हम सेलिंग प्राइस में से ये तीन तरह की वेरिएबल कॉस्ट और पर यूनिट बेसिस पर वर्किंग करेंगे, तो ये जब हम माइनस कर देंगे ना, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स से। जब हम ऐसा करेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आ जाएगी। जब हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आ जाएगी, इसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी। ये मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना दिया कि भाई किस तरह से हम वर्किंग कर रहे होंगे। अब सबसे पहली बात कर लेते हैं सेलिंग प्राइस की। ठीक है जी। सेलिंग प्राइस जो है वो हमारी जो है उसको हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास 27, 21 और 15, हमारे पिछले पार्ट्स में हमने सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करी थी 27, 21 और 15। तो ये 27 है, ये 21 है और ये 15 है। ठीक है। अच्छा, अब मटेरियल की बात करते हैं। मटेरियल की अगर बात करते हैं तो उसने बोला कि मटेरियल अब मैं महंगा यूज करूंगा और 5% मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर फोर ड्रॉर्स पर $12 का मटेरियल लगता था, तो अब लगेगा 12 प्लस 12 का 5%। 12 प्लस 12 का 5% कितना होता है?
12 प्लस 12 का 5% हो जाता है 12.6। ठीक है। अच्छा, 3 ड्रॉर्स पर पहले $8 का मटेरियल लगता था, अब कितना लगेगा? 8 प्लस 8 का 5%। तो 8 प्लस 8 का 5% जो है वो बन जाता है आपका 8 प्लस 8 का 5%, ये बन जाता है आपका 8.4। अच्छा, 2 ड्रॉर्स पे पहले $4 का लगता था, अब 4 प्लस 4 का 5%। 4 प्लस 4 का 5%, तो 4 प्लस 4 का 5% कितना बनता है? ये बन जाता है आपका 4.2। ठीक है, ये बन जाता है आपका 4.2। सो मटेरियल की न्यू कॉस्ट आ गई 12.6, 8.4 और 4.2। ठीक है, ये आपके मटेरियल की न्यू कॉस्ट है आफ्टर चेंजेस। सही है ना? अच्छा, उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में कोई चेंज नहीं है। तो 322, जो पहले वैल्यूज थी वही अभी भी होंगी, 322, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है। इसके बाद फर्दर आपके पास जो सवाल में लिखा हुआ था कि जो आपके पास दिस वुड इंक्रीज द रॉ मटेरियल कॉस्ट बाय 5%, रॉ मटेरियल कॉस्ट 5% से इंक्रीज होगी, बट वुड ऑफर सेविंग्स ऑफ 10% ऑन लेबर। लेकिन जो लेबर की कॉस्ट है वो 10% से कम हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल, पहले अगर आपके पास 4 ड्रॉर्स पर $5 का लेबर लगता था, तो अब 5 - 5 का 10%, यानी कि 4.5 का लगेगा। इसी तरह से 3 ड्रॉर्स पर आपके पास 5 का लेबर लगता था, तो अब 5 - 5 का 10%, यानी कि 4.5 का लगेगा। इसी तरह से 2 ड्रॉर्स पर आपके पास लेबर पहले 4 का लगता था ना, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था 4। सो 4 - 4 का 5%, 4 - 4 का 5%, 4 - 4 का 5%, यानी कि अब आपके पास 3.8 का लेबर लगेगा। सो 4.5, 4.5 एंड 3.8, 4.5, 4.5 एंड 3.8। ठीक है। अब आपके पास 27 - 12.6 -3 -4.5, पहली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 6.9 है। ठीक है, पहली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो 6.9 है। दूसरी जो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगी 21 - 8.4 -2 -4.5, यानी कि 6.1 होगी। तीसरी आपके पास वैल्यू होगी 15 - 4.2 -2 -3.8, यानी कि 5 होगी। अच्छा, यूनिट्स कितने हैं? यूनिट्स आपके पास 15,000, 6,000 और 30,000। 15,000, 6,000 और 30,000। ठीक है। सो 6.9 इंटू 15,000, आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन 103,500, 103,500। इसी तरह से 6,000 इंटू 6.1, यानी कि 36,600, 36,600। इसी तरह से 5 मल्टीप्लाइड बाई 30,000, यानी कि 150,000। अच्छा, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हो रही है, 98, 48 और 135, 98,000, 48,000 और 135,000। ऐसा ही है ना? ठीक है जी। तो हमारे पास आ, अच्छा, कुल, एक मिनट मैं जरा चेक कर लूँ। यूनिट कंट्रीब्यूशन 6.1, ये आखिरी वाली यूनिट कंट्रीब्यूशन मुझे एक मिनट चेक करनी पड़ेगी। एक मिनट, मैंने आखिरी वाली कंट्रीब्यूशन में थोड़ी सी गलती कर दी। 4 - 4 का 5%, 3.8। मशीन आवर्स, अच्छा, 2 ड्रॉर्स पे पहले मशीन ऑपरेटर का पे $10 पर आवर। सो 10 इंटू 0.4, यानी कि 4 लग रहा था। अब 4 जो है उसको हम माइनस कर देंगे। सही 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 सही, ये छोटी सी मैंने गलती कर दी है, इसको जरा करेक्ट कर लें।
आपकी जो लेबर की कॉस्ट है वो 10% से कम हो रही है ना। तो फोर माइनस फोर का 10%, यानी कि ये 3.6 है, ये 3.8 नहीं है, ये 3.6 है। तो ये भी 3.6 है और ये 5.2 बन जाएगा, और ये 5.2 बनेगा तो 30,000 इंटू 5.2 ये बन जाएगा 156,000। ठीक है। अब 103,500 माइनस 98,000, 5,500 यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है। उसके बाद 36,600 माइनस 48,000, यानी कि 11,400 का लॉस आ रहा है यहाँ पर। और उसके बाद 156,000 माइनस 135,000, यानी कि 21,000 का प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पर। और कंपनी को आपने ईच प्रोडक्ट और टोटल प्रॉफिट भी बताना था, तो टोटल प्रॉफिट 5,500 माइनस 11,400 प्लस 21,000, यानी कि ये बन रहा होगा 15,000। 21,000 का प्रॉफिट, 11,400 और 5,500। 5,500 का प्रॉफिट, 21,000 का प्रॉफिट, दोनों को ऐड किया। 5,500 और 21,000 को ऐड किया और 11,400 को किया माइनस, तो 15,100 का आपका टोटल प्रॉफिट आ रहा होगा। ठीक है जी। तो ये आपका सवाल सॉल्व हुआ है। इस सवाल को अच्छे से देखें, सॉल्व करें, और फिर मुझसे अगर कोई क्वेरी हो तो डिस्कस करें। थैंक यू।